of laws of motion. To begin with, we start with a Newton's first law of motion, and Newton का पहला law of motion is talking about inertia. Inertia का मतलब होता है opposition to change the state of rest or a state of motion. इनर्शिया मास के वजह से बॉडी के पास में होता है. बॉडी का मास जितना ज्यादा रहेगा, बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा. इनर्शिया एक क्वालिटेटिव टर्म है, इसलिए इसका कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन नहीं लिखे जा सकते हैं. केवल हम इनर्शिया को कंपेयर कर सकते हैं मास के बेसिस पे. इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. बॉडी अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. बॉडी अपने आप मोशन से रेस्ट पे नहीं आ सकता, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. एंड बॉडी अपने आप अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. न्यूटन्स second law of motion is having all the equation. बॉडी जब भी मोशन में होता है तो बॉडी के साथ में मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, जिसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, mv. और अगर बॉडी का मोमेंटम हमें चेंज करना रहेगा तो वी नीड टू अप्लाई some external unbalanced force. And the Newton's second law is talking about external unbalanced force is always equal to rate of change of momentum, जिसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा dp by dt, जिसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t. p को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा. अगर बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा तो f का फॉर्मूला बनता है ma. और अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू v dm बाई dt. और dm बाई dt डेटा में जब दिया रहेगा तो उसको आइडेंटिफाई करने का मेथड है यूनिट देख करके हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. dm बाई dt का यूनिट kg पर सेकेंड होता है. So far so good every one of you. F is equals to ma, F is equals to v dm by dt. ये फोर्स के दो फॉर्मूलाज है. फोर्स का तीसरा फॉर्मूला यहां पर लिखा है F is equals to dp by dt, rate of change of momentum. And then the Newton's third law of motion, again there is no formula involved which says that अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगाएगा तो इन रिटर्न दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट in the opposite direction. So that is talking about the action reaction pair. ये फोर्स एक और दूसरे बॉडीज पे लगते हैं. ये दो फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पे लगने के कारण कभी भी एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकते हैं. So this is all about the three laws of Newton. अब मैकेनिक्स के दुनिया में जो फोर्स बार बार हमें काम में आने वाले हैं उसका एक क्विक रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं. पहला फोर्स है वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स. कब पिक्चर में आता है? तो आंसर है जब बॉडी के पास में मास होता है तो उस पे वेट
या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के वजह से लगता है। कितना? तो आंसर है एम जी। कौन से डायरेक्शन में? तो आंसर है ऑलवेज डाउनवर्ड्स। एम इज अ मास ऑफ द बॉडी, जी इज अ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 वाला। जब भी बॉडी से एक रस्सी, वायर, रोप कनेक्टेड रहता है तो बॉडी पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम है टेंशन, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। और डायरेक्शन ऑफ टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। रस्सी के अलोंग और ऑब्जेक्ट से अवे। मैकेनिक्स के दुनिया में काम में आने वाला तीसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। कब पिक्चर में आता है? जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो कांटेक्ट के वजह से नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आता है। अगेन उसका कोई भी एक डिफाइंड मैग्नीट्यूड नहीं होता है। सिचुएशन टू सिचुएशन नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बट द डायरेक्शन इज फिक्स्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। And the fourth and the last one is a spring force. Whenever we have a spring compressed or elongated, then the spring force comes in the picture, and the magnitude of the spring force is equals to kx, where k is a spring constant and x is a compression or extension in the spring. The direction of the spring force is opposite to the direction of displacement, or the direction of the spring force is towards the मीन पोजीशन के तरफ स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन रहता है। ये चार फोर्सेस के अलावा और भी फोर्सेस मैकेनिक्स के दुनिया में होते हैं, उसको अभी हम रिवीजन में वन बाय वन कवर करते जाएंगे और ये चार के साथ में और अपन ऐड करते जाएंगे। नाउ पूरे चैप्टर का बैकबोन इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये बनाने को आएगा तो ये चैप्टर के साथ जुड़े हुए सारे क्वेश्चन में यही काम करते रहना है। एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखना है, एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखना है, बस। कोई भी सिचुएशन आपको दी रहेगी, जैसे कि ये सिचुएशन आपको दी हुई है, तो ये प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए 6 स्टेप की प्रोसेस होती है। सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, बताओ रस्सी में टेंशन कितना है, बताओ m1 का एक्सीलरेशन कितना है, बताओ m2 का एक्सीलरेशन कितना है, ऐसा कुछ भी सवाल आएगा तो 6 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करने की। स्टेप 1, फिक्स द बॉडी अंडर कंसिडरेशन। m1 और m2 में से एक बॉडी को फिक्स करने का। स्टेप 2, एनालाइज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। m1 पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स डायग्राम में बताने के। तो कौन से फोर्स m1 पे लग रहे हैं? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आंसर है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस, आंसर है टेंशन रस्सी के वजह से टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सही बात है, बराबर। एंड वंस वी शो ऑल द फोर्सेस we need to assume the direction of acceleration. अब m1 का एक्सीलरेशन के दो पॉसिबिलिटी है, आइदर m1 ऐसे
अप द प्लेन जाएगा या M1 ऐसे डाउन द प्लेन जाएगा, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन को अज्यूम करने का. And once you assume the direction of acceleration, let's say I'm assuming up the plane. Once you assume the direction of acceleration, the step 4, select suitable axis. एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में एक एक्सिस आना चाहिए. एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में एक एक्सिस बनाएंगे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा एक्सिस आएगा. सो फार सो गुड एवरीवन. बराबर. स्टेप 5, रिजॉल्व all the forces along x axis and y axis. टेंशन एक्सिस के अलोंग है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सिस के अलोंग है. जो भी फोर्स एक्सिस के बीच में रहेगा उसको रिजॉल्व करने का. ज्योमेट्री लगा करके आप एंगल समझेंगे. इधर अगर एंगल अल्फा होता है तो यहां पर भी एंगल अल्फा बनता है. ज्योमेट्री लगा करके, ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज लगा करके ये आता है. एंड वंस यू गेट दैट एंगल अल्फा, वी शुड नो द रिजोल्यूशन का स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट है जिसके साथ अल्फा उसके साथ कॉस अल्फा, दूसरे वाले एक्सिस के साथ साइन अल्फा. तो M1G को रिजोल्व करेंगे तो इधर आएगा M1G कॉस अल्फा, इधर आएगा M1G साइन अल्फा. एंड नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप, राइट द नेसेसरी इक्वेशन. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी बच्चे. लिसन एवरीवन केयरफुली. ये वाले एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये वाले एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. ये वाले एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन है, तो ये वाले एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे. जो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहेगा वो डायरेक्शन का फोर्स ग्रेटर होएगा. तो इक्वेशन आएगा F नेट इज इक्वल्स टू MA, और F नेट की जगह पे आई विल बी राइटिंग अ बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स. माइनस इसके लिए क्योंकि ये दोनों के दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. तो अपना इक्वेशन लिखा जाएगा T माइनस M1G साइन अल्फा इज इक्वल्स टू M1A. समझा? बराबर. और अब ये 6 के 6 स्टेप्स अपने को M2 के लिए वापस से रिपीट करने के. और ये 6 के 6 स्टेप M2 के लिए इधर देखो रिपीट किए गए हैं. देख लो यहां पे रिपीट हुए हैं. और 6 के 6 स्टेप्स M2 के लिए रिपीट करने के बाद यहां पर 6 स्टेप्स जो हम कर रहे हैं उसको नोट डाउन करके यहां पर मैंने लिखा है. जो मैंने बोला है वो एज इट इज यहां पे लिखा है. अब जब आप M1 का इक्वेशन लिखेंगे, जब आप M2 का इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन में दो अननोन रहेंगे. एक अननोन रहेगा टेंशन और दूसरा अननोन रहेगा एक्सीलरेशन. टेंशन एंड एक्सीलरेशन. दो अननोन, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे आपको टेंशन भी मिलेगा और आपको एक्सीलरेशन भी मिलेगा. सो फार सो गुड एवरीवन. इसमें
4 की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वन बाय वन मैं पॉइंट्स आपको बताता जाता हूं, सुनते जाइए आप। पॉइंट नंबर 1, रस्सी सेम रहेगा, रस्सी मासलेस रहेगा। तो रस्सी में रहने वाला टेंशन सेम रहेगा। M1 पे लगने वाला टेंशन और M2 पे लगने वाला टेंशन सेम। पॉइंट नंबर 2, जब भी सरफेस स्मूथ रहेगा तब आपको फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बताना है। नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस म्हणजे नो फ्रिक्शन। पॉइंट नंबर 3, जब भी ब्लॉक कॉमन रस्सी से कनेक्टेड रहेंगे, तो एक ब्लॉक अगर कुछ एक्सीलरेशन से अप द प्लेन जाएगा तो दूसरे ब्लॉक को कंपलसरी उतने ही एक्सीलरेशन से डाउन द प्लेन आना पड़ेगा। सो कनेक्टेड बॉडीज में दोनों बॉडी के एक्सीलरेशन सेम रहेंगे, डायरेक्शन अलग रहेगा। समझा? एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जितने भी ब्लॉक आपको डायग्राम में दिए रहेंगे सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने फ्री बॉडी बनेंगे, जितने इक्वेशन बनेंगे, 100% उतने अननोन रहेंगे। तो 2 अननोन 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर, 3 अननोन 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर, यही करना पड़ेगा। सिर्फ एक ब्लॉक का फ्री बॉडी बना करके आंसर नहीं आएगा। सो फार सो गुड एवरीवन, ऑल द 6 स्टेप्स क्लियर है सभी बच्चों को? एंड नाउ वी आर हेडिंग towards the next point of discussion, and the next point of discussion is all about apparent weight. There is a lift, there is a weighing machine present in the lift. वेइंग मशीन का दूसरा नाम है स्प्रिंग बैलेंस म्हणजे वेइंग मशीन, एंड देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। पर्सन को अगर अपन एनालाइज करें तो पर्सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है नीचे के तरफ, पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर के तरफ। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो पर्सन भी रेस्ट पे है, तो पर्सन पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो पर्सन पे लगने वाला ऊपर और नीचे का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे N इज इक्वल्स टू mg। सो फार सो गुड एवरीवन, बराबर? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिसन एवरीवन केयरफुली। पर्सन वेइंग मशीन पे जितना फोर्स लगाएगा, इन रिटर्न वेइंग मशीन भी पर्सन पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। पर्सन वेइंग मशीन पे जितना फोर्स लगाएगा, वेइंग मशीन का स्प्रिंग उतना घूमेगा और वेइंग मशीन का रीडिंग आएगा। समझ में आ रही है बात? और वो फोर्स ये वाला है जो नीचे की तरफ पर्सन वेइंग मशीन पे लगा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन के बराबर रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन गिव्स द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। मतलब अगर हमें पता करना है कि वेइंग मशीन का रीडिंग कितना आएगा तो हम पता करेंगे नॉर्मल रिएक्शन कितना है। जो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग रहेगा वो ही वेइंग मशीन का रीडिंग रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन
gives the reading of weighing machine, and right now the reading of weighing machine is equals to mg. n is equals to mg. mg को कहा जाता है ट्रू वेट, असली वेट। और फिलहाल वेइंग मशीन पर्सन का ट्रू वेट शो कर रहा है, जो भी असली वेट है वो शो कर रहा है। सो फार सो गुड एवरीवन, बराबर। वेइंग मशीन असली वेट कब रीड नहीं करेगा? तो आंसर है जब लिफ्ट एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा, तो वेइंग मशीन का रीडिंग असली वेट के बराबर नहीं रहेगा, असली वेट से अलग रीडिंग आएगा। और उसी को नाम दिया गया है अपेरेंट, नॉट एक्चुअल, म्हणजे अपेरेंट। और जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट करता है तभी भी वेइंग मशीन का रीडिंग ट्रू वेट से अलग आता है। जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है तभी भी वेइंग मशीन का रीडिंग ट्रू वेट से अलग आता है। जब भी लिफ्ट फ्री फॉल में होता है तभी भी वेइंग मशीन का रीडिंग ट्रू वेट से अलग आता है। वेइंग मशीन का रीडिंग ट्रू वेट के बराबर कब आता है? तो आंसर है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मेक सेंस? और वेइंग मशीन का रीडिंग ट्रू वेट से अलग कब आता है? तो आंसर है व्हेन द लिफ्ट इज इन एक्सीलरेटेड मोशन, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। सो जब लिफ्ट ऊपर के तरफ एक्सीलरेट करता है, द एक्सीलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तब आपका नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन ऐसा बनता है, n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। n is a reading of the weighing machine, mg is a true weight, and right now the reading of the weighing machine is a true weight plus something। मतलब right now the apparent weight is greater than actual weight। वेइंग मशीन पर्सन के असली वेट से ज्यादा रीड करेगा जब लिफ्ट ऊपर के तरफ एक्सीलरेट करता रहेगा तब। जब आपका लिफ्ट नीचे के तरफ एक्सीलरेट करता है, एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब आपके नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन ऐसा बनता है, n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। n is the reading of the weighing machine, mg is the true weight, so right now the reading of the weighing machine true weight से कम है, माइनस ma हो रहा है। so the apparent weight is less than true weight। वेइंग मशीन का रीडिंग पर्सन के एक्चुअल वेट से कम रहेगा। सो फार सो गुड एवरीवन। एंड जब लिफ्ट फ्री फॉल में होता है, जब लिफ्ट नीचे गिरता है विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन 0 रहता है। तब पर्सन और वेइंग मशीन के बीच का कांटेक्ट लूज हो जाता है, एंड नो कांटेक्ट सो नो नॉर्मल रिएक्शन, सो द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन बिकम्स 0। और उस कंडीशन को वेटलेसनेस कहा जाता है, वेटलेसनेस। सो फार सो गुड एवरीवन, परफेक्ट है इतना। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द लॉज ऑफ मोशन, और जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। का मतलब है
ऑब्जर्वर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ऑब्जर्वर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। There is a lift, there is a block present in the lift, and there is an observer who is outside the lift. Bhinder, classroom 9, first bench, boys, wake up. Observer is at rest. उसको कहा गया है इनर्शियल फ्रेम। और जब भी इनर्शियल फ्रेम रहेगा तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त कौन से फोर्सेस बताने के, तो आंसर है जो जो फोर्सेस आपको दिखेंगे सब बताने के। mg बताने का, नॉर्मल रिएक्शन बताने का, एक्सीलरेशन, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो एक्सीलरेशन भी बताने का। परफेक्ट, बराबर। अब अगर आपका ऑब्जर्वर आपने शिफ्ट कर दिया लिफ्ट के अंदर, आप लिफ्ट में हैं तो लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो लिफ्ट के साथ में आप भी ऊपर जाएंगे। लिफ्ट अगर एक्सीलरेशन से जाएगा तो आप भी एक्सीलरेशन से ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जर्वर जो एक्सीलरेटेड मोशन में होते हैं उनको नाम दिया गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब आपका ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा तब mg, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स के अलावा पांचवा फोर्स शो करना पड़ता है, और वो पांचवे फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। समझने के लिए एग्जाम्पल, इफ यू कैन रिलेट, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी आगे के तरफ एक्सीलरेट करता है तो आपके बॉडी को धक्का लगता है पीछे के तरफ, जर्क इज अ सूडो फोर्स। गाड़ी एकदम फुल स्पीड में रहता है, गाड़ी सडनली ब्रेक मारता है तो हमारा बॉडी ब्रेक लगते ही आगे चला जाता है, दैट इज अ जर्क विच इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स। तो कब बताने का सूडो फोर्स, तो आंसर है जब आपका ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा तब बताने का सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट करेगा तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। अगर गाड़ी आगे एक्सीलरेट करेगा तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। अगर गाड़ी ब्रेक मारेगा तो रिटार्डेशन होएगा, मतलब फोर्स पीछे लगेगा, तो सूडो फोर्स आगे बताने का। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है एम ए के बराबर, वेर एम इज द मास ऑफ द बॉडी and a is the acceleration of frame of reference। और frame of reference का acceleration ये केस में is same as a lift का acceleration। so pseudo force आएगा। और अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, listen everyone carefully। आप अपने आप को इमेजिन करें आप लिफ्ट में हैं और आपके बाजू में ऐसा डब्बा रखा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो आप जब डब्बे को देखेंगे तो क्या आपको डब्बा मूव होता हुआ दिखेगा क्या? तो आंसर है नहीं, आपको डब्बा आपके बाजू में ही नजर आएगा हमेशा रेस्ट पे। तो जब आपने सूडो फोर्स बता दिया तब आप ये डब्बे का एक्सीलरेशन नहीं बताएंगे। वो एक्सीलरेशन दिखेगा ही नहीं आपको तो कहां से बताएंगे? समझा? सो जब इनर्शियल फ्रेम होता है तब फ्री बॉडी में सूडो फोर्स नहीं आता है, एक्सीलरेशन आता है। और जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो वो एक्सीलरेशन निकल जाता है और वो एक्सीलरेशन की जगह पे फ्री बॉडी डायग्राम में सूडो फोर्स आ जाता है। समझ में आ रही है बात?
तो चाहे ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप इक्वेशन बनाइए, चाहे ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन दोनों में सेम आते हैं। ये माइनस एम जी को राइट में लेंगे तो प्लस एम जी बनेगा, वही यहां पर लिखा गया है। इक्वेशन सेम ही बनते हैं, तो हमें कौन से रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, तो आंसर है केस टू केस वेरी करता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस पॉइंट पे वापस से टच करेंगे अपन, कि कब फ्री बॉडी इस रेस्पेक्ट में बनाने का, कब फ्री बॉडी इस रेस्पेक्ट में बनाने का, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस इनटू द डिस्कशन।